सिख भाइयों को धमकी दे रहे हो? क्या धमकी दे रहे हो? 84 की धमकी दे रहे हो क्या तुम? क्या कर लोगे तुम? प्रधानमंत्री तुम्हारा जो कुछ कह देगा मान लेंगे क्या हम? उसकी इंक्वायरी जांच नहीं होगी? किसने हमला कर दिया उनके ऊपर? तुम देश की माइनॉरिटीज को धमकी दे रहे हो। जो आता है मुसलमानों को धमकी, जो आ रहा सिखों को धमकी, जो आ रहा जिसको आ रहा उसको धमकी दोगे तुम? इनके जबान पे, इनके मुंह में कोई लगाम नहीं। मुसलमान अगर कुछ बोल देगा जरा सा तो ढूंढ लेंगे कहां से बोला, वो वहां लखनऊ से बोला, उठाओ उसको। बक रहे धमकियां दे रहे हो आप। किसको धमकी दे रहे हो? किसान को धमकी दे रहे हो जो तुमको अन्न खिलाता है, तुम्हारे बच्चों का पेट भरता है, हाँ उसको तुम धमकी दे रहे हो। आज किसी को हमने मुल्ला मुलायम बना दिया, किसी को हमने बहन जी बना दिया, किसी को हमने कुछ बना दिया, लेकिन सब ने हमारी पीठ में खंजर मारा भाई, पीठ में। सामने से जो मार रहा है हमको तकलीफ नहीं है, बीजेपी में पता है हमें सामने से वार करती है, हमको तकलीफ नहीं है। हमको तकलीफ इन लोगों से, ये हमको गले लगाते हैं और पीठ में हमारी खंजर मारते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन फर्क समझिए, मैं राम जी के नाम पर किसी का कत्ल नहीं करता, मैं राम जी के नाम को बदनाम नहीं करता, मैं अल्लाह अकबर के नाम पे किसी का कत्ल नहीं करता। मैं किसी से ये नहीं कहता कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम राम जी का नारा जबरदस्ती लगाओ। ये फर्क है बीजेपी में और मुझ में। मैं अल्लाह अकबर कह के अपने हिंदू भाई को अपने गले से लगाता हूँ। काशी राम को भी एजेंट कहा गया, उन्होंने क्या गलती कर दी थी? उन्होंने कहा था मेरा समाज पिछड़ा है, और सच बात है उनका समाज आज भी पिछड़ा है बेचारा, उन्होंने उसको उठाया। आज मेरे ओवैसी साहब अगर ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का सबसे पिछड़ा समाज कोई मुसलमान है, अगर उसको उठाने की बात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं मेरे भाई? क्यों परेशान है सब लोग? और अखिलेश यादव आजमगढ़ गए लड़ने, किस लिए? कि वहां पे मुसलमानों की वोटों की भीख मिल जाएगी। उनको अपने वोटों पे यकीन नहीं था, उनको अपने वोटर्स पे यकीन नहीं था। और ये बात सच है, आज जिस जयंत चौधरी से ये गठबंधन कर रहे हैं ना, 85% वोट जाट वोट 85% बीजेपी को गया है। ये आंकड़े बताए ना कि हम लोगों से, ये क्या समझते हैं ना कि हम लोग के कान पे फूल लगाए, हम लोग को बेवकूफ समझ रहे हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग भी बैरिस्टर साहब से सीख रहे हैं, और आज से नहीं 2014 से सीख रहे हैं हम लोग। बैरिस्टर साहब का चेला हूं मैं कि ओवैसी इस देश का वो ब्रांड है जिनको कोई माइका लाल खरीद नहीं सकता। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस वक्त लखनऊ के एआईएमआईएम के प्रवक्ता तौफीक जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि आखिर 2022 में एआईएमआईएम का कैसा वर्चस्व है। तौफीक, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत। क्या लगता है, आज आप बरेली में हैं, कल अशमोली में थे, परसों कुदरकी में थे, क्या लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या एआईएमआईएम से वोट जुड़ेगा, या वो जो समाजवादी वाले कहते हैं वोट काटने आए हैं वो होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई देखिए, वोट का तो मुझको नहीं पता, मैं इस सब की बात नहीं करता हूँ। देखिए, हमारा जो ज़रूरतें हैं अब हमें वो अपनी पूरी करनी है, क्योंकि भाई 70 सालों से अगर आप डेटा उठा के देखें तो मुस्लिम आज़ादी के वक्त 45% सरकारी नौकरी में थे और आज 0.1% बचे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम ये सवाल उनसे कर रहे हैं। अगर वो इन सवालों पे हमको कह रहे हैं एजेंट हैं, फलाने हैं, तो उनको कहते रहने दीजिए, हम इसकी अब परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये पता चल गया है अब कि अगर हमको अपना जो है कुछ लेना है, हक हासिल करना है, तो हमको पॉलिटिक्स के अंदर आना पड़ेगा। अगर हम दूसरे के पीछे चलेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक हम अपनी लीडरशिप नहीं खड़ी करेंगे। ये मसला नहीं, तो आपको अपनी लीडरशिप खड़ी करने में 70 साल क्यों लग गए? भाई मसला क्या है, देखिए, कन्वेंशनल सेंटर में एक मीटिंग होती है आज़ादी के बाद, उसमें मौलाना आज़ाद जो है ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। उस दिन हमने अपना विकल्प अपने हाथों से खोया। अच्छा, हमको ये यकीन था कि कांग्रेस पार्टी है, चलिए ठीक है, हम ये सब नहीं देखते कि कौन हिंदू लीडर है, कौन सिख लीडर है, हम ये देखते हैं अपने देश का आदमी है। हमने भरोसा किया कांग्रेस के ऊपर कि ठीक है, ये हमको हक हमारा देंगे, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिला? हमारी मस्जिद का ताला खोला गया, हमारी मस्जिद में शिलान्यास हुआ, हमारी मस्जिद शहीद हुई, हमारे बच्चे जेलों में गए, हमारे साथ दंगे हुए, फसाद हुए, सब कुछ हुआ। और सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किया, ये सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किया, हर सेकुलर पार्टीज, किसी को हमने मुल्ला मुलायम बना दिया, किसी को हमने बहन जी बना दिया, किसी को हमने कुछ बना दिया, लेकिन सब ने हमारी पीठ में खंजर मारा भाई, पीठ में। सामने से जो मार रहा है हमको तकलीफ नहीं है, बीजेपी में पता है हमें सामने से वार करती है, हमको तकलीफ नहीं है। हमको तकलीफ इन लोगों से, ये हमको गले लगाते हैं और पीठ में हमारी खंजर मारते हैं। बहुत बढ़िया। ये मसला पीठ में खंजर मारने की, समाजवादी वाले कहते हैं कि ये तो वोट काटने के लिए डील करके आए हैं। समाजवादी से कोई पूछे, आप 3 इलेक्शन लड़ चुके हो, 2014 का आप लड़े, आप हार गए,
2017 का लड़े आप, आपको कितना परसेंट वोट मिला? 21% वोट मिला। बीएसपी जो बात कर रही 23% वोट मिला, ठीक है। बीजेपी को कितना मिला? 44% वोट मिला है आपको। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। 21% वोट तुमको मिला है। और आपको बता दें, इनसे पूछिए कि सांसदी का चुनाव जब ये लड़े थे, इनके परिवार के 5 लोग यादव जी हार गए और अखिलेश यादव आजमगढ़ गए लड़ने। किस लिए? कि वहां पे मुसलमानों की वोटों की भीख मिल जाएगी। उनको अपने वोटों पे यकीन नहीं था, उनको अपने वोटर्स पे यकीन नहीं था। और ये बात सच है। आज जिस जयंत चौधरी से ये गठबंधन कर रहे हैं ना, 85% वोट, जाट वोट 85% बीजेपी को गया है। ये आंकड़े बताए ना कि हम लोगों से। ये क्या समझते हैं ना कि हम लोगों के कान पे फूल लगाए, हम लोग को बेवकूफ समझ रहे हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम लोग भी बैरिस्टर साहब से सीख रहे हैं। और आज से नहीं, 2014 से सीख रहे हैं हम लोग। बैरिस्टर साहब का चेला हूं मैं, फूल नहीं लगा मेरे कान पे। नहीं तो क्या आपके अंदर भी जिन्ना वाली आत्मा आ जाएगी? बैरिस्टर साहब के चेले हैं। जिन्ना को चिन्ना बना के हम लोग पाकिस्तान फेंक दिया आज से बहुत साल पहले। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने इस मुल्क को चुना, ये हमारा मुल्क है, हमारा परिवार है। हमें जिन्ना से क्या मतलब? और रही बात, अगर आप ये बताओ, इस समाज के अंदर काशीराम उठे, काशीराम को भी एजेंट कहा गया। उन्होंने क्या गलती कर दी थी? उन्होंने कहा था मेरा समाज पिछड़ा है, और सच बात है, उनका समाज आज भी पिछड़ा है बेचारा। उन्होंने उसको उठाया। आज मेरे ओवैसी साहब अगर ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का सबसे पिछड़ा समाज कोई मुसलमान है, अगर उसको उठाने की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं मेरे भाई? क्यों परेशान है सब लोग? नहीं तो आप में और बीजेपी में फर्क क्या है? बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, आप मुस्लिमों की बात करते हैं। देखिए, हम बीजेपी और मुझ में फर्क ये है कि हम देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर देश का एक तबका वो बहुत पिछड़ा है, वो बहुत खराब हो चुका है, तो उसको उठा दो। अगर वो मजबूत होगा तो क्या मेरा देश मजबूत नहीं होगा? अगर मुसलमानों में गरीबी बढ़ेगी तो बताइए वो क्या होगा? देश कमजोर होगा इससे। और अगर मुसलमान जो पिछड़ा है, दलित जो पिछड़ा है, वो सरकारी नौकरी में आ जाएगा, सिस्टम का हिस्सा बनेगा, तो मेरा देश मजबूत हो जाएगा, मेरा देश मजबूत होगा। नहीं, मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं देश को जो है एक कर रहा हूँ। कहाँ एक कर रहे हैं भाई? आप शमशान, कब्रिस्तान, ये सब बातें कर रहे हैं आप। ये देश इससे एक होगा, इससे देश एक होगा। आपका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का क्या क्या नहीं बोलता, उसको आप लगाम कोई नहीं है किसी के, इनके नेताओं के ऊपर जिसके मन। आप देखिए क्या हुआ, बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मारने की बात हो रही है, गांधी जी को के कत्ल को सही ठहराया जा रहा है। लेकिन मेरी एक शिकायत है यहाँ पे कांग्रेस से। अब आप इनका असली चेहरा देख लो। आपको गांधी जी के कत्ल का बुरा लगा, अच्छी बात है, हमको भी लगा, हमको भी बहुत बुरा लगा कि हमारे गांधी जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन आपने उनके नाम पे FIR करवाई। मुसलमानों के नरसंहार की बात हो रही है, आपको मुसलमान नहीं याद आया? मुसलमान के जान की कीमत नहीं है। आपने गांधी जी की बात की, हम भी करते हैं, मुसलमान भी तो इंसान है। ये लिखो ना कि मुसलमानों के ऊपर भी कत्लेआम की बात करी गई वहां पे, तो इनको भी उस पे भी FIR करो। और आप बताओ, UAPA क्या मुसलमानों के लिए लगा है? UAPA कैसे मुसलमानों के लिए बना है? इनके लिए नहीं बना है। ये कत्ल की बात करेंगे, दंगे की बात करेंगे, इन पे UAPA नहीं लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से नाकामयाब है, वो जोड़ नहीं रही है। ये देश के लिए बहुत खतरे का काम कर रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं इनसे कहना चाहूंगा, आप देश को जोड़ने की बात करिए। आप नहीं दे सकते रोजगार, नहीं दे सकते रोटी, लेकिन कम से कम सुकून से तो रहने दीजिए देशवासियों को। नहीं, सुकून से आप प्रधानमंत्री को भी कहाँ रहने देते हैं? वो कल पंजाब जाते हैं, वहाँ लोग रोड घेर कर बैठ जाते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगते हैं। मोदी जी के बारे में मैं एक बात बताऊंगा आपको। हमारे सदर साहब बताते हैं कि मोदी जी जब सऊदी गए, जब सुनना आप लोग, मोदी जी जब सऊदी गए, वहाँ पे एक तोप को देख रहे थे, तोप को देख रहे थे, और उन्होंने शेख से पूछा, ये बताओ ये तोप कितना दूर फेंकती? तो शेख ने कहा, वल्लाही तुमसे तेज नहीं फेंकती, वल्लाही तुमसे ज्यादा नहीं फेंकती। तो इनका यही है। 2014 से फेकम फाक चल रही है इस देश के अंदर, ठीक है, फेकम फाक चल रही है। अब वहाँ गए, असली नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पे जनसभा में लोग ही नहीं पहुंचे उनको सुनने के लिए, ये बात नहीं बता रहे। नहीं, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। अगर आपकी जान को खतरा है, अगर आप PM होके, तो मेरी गरीब जनता का क्या होगा? आप किससे कह रहे हैं कि ये यूपी जंगल राज नहीं है? यूपी का क्या होगा फिर? आप तो कहते हैं रात को 12 बजे लड़की गहने पहन के निकल जाए, उसको कुछ नहीं होगा। आप इधर कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। एक चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर? नहीं, तो वही चीज तो आप भी करते हैं। बिठूर विधानसभा के एक विधायक हैं, MLA हैं,
उनका बयान था कि इंदिरा गांधी मत समझना। कल प्रधानमंत्री को जब लोगों ने हाईवे पर रोका तो उनका एक ट्वीट है, उसमें वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी मत समझना, वरना ना लिखने को कागज मिलेगा ना पढ़ने को इतिहास। कौन कह रहा है ये बीजेपी के एमएलए हैं। आप इनकी जबान सुनिए, क्या संदेश दे रहे हैं देश को, क्या कहना चाह रहे हैं? सिख भाइयों को धमकी दे रहे हो, क्या धमकी दे रहे हो? 84 की धमकी दे रहे हो क्या तुम? क्या कर लोगे तुम? प्रधानमंत्री तुम्हारा जो कुछ कह देगा मान लेंगे क्या हम? उसकी इंक्वायरी जांच नहीं होगी? किसने हमला कर दिया उनके ऊपर? तुम देश की माइनॉरिटीज को धमकी दे रहे हो। जो आता है मुसलमानों को धमकी, जो आ रहा सिखों को धमकी, जो आ रहा जिसको आ रहा उसको धमकी दोगे तुम? इनके जबान पे, इनके मुंह में कोई लगाम नहीं। मुसलमान अगर कुछ बोल देगा जरा सा तो ढूंढ लेंगे कहां से बोला, वो वहां लखनऊ से बोला, उठाओ उसको, उठाओ उसको। और ये लोग सिर्फ बांटने का काम करते हैं। जो मुंह में आता बक रहे बक रहे बक रहे बक रहे। धमकियां दे रहे हो आप, किसको धमकी दे रहे हो? किसान को धमकी दे रहे हो जो तुमको अन्न खिलाता है, तुम्हारे बच्चों का पेट भरता है, हाँ उसको तुम धमकी दे रहे हो। आप सुनो, कोरोना के अंदर हर चीज महंगी हुई थी, ये किसान का ही जिगरा था जिसने असली रेट पे सब कुछ देश को अन्न दिया था। भूखा नहीं सोने दिया इस देश को उसने, और आज आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम उनसे। किसानों के नेता राकेश टिकैत तो खुद कहते हैं कि ओवैसी चचा बहकाने आए हैं। ओवैसी चचा बहकाने आए हैं? राकेश टिकैत को मैं किसान का नेता नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता, भाई वो कर रहे होंगे लीडरशिप, ठीक है करें, लेकिन मुझको एक बात बता दे राकेश टिकैत, मुजफ्फरनगर में रहते हैं ना, जब दंगा हो रहा था 2013 के, क्या कर रहे थे तुम? क्या तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया? जो आदमी खुद बीजेपी को वोट देकर लाया है सत्ता में, वो हम पे एजेंट होने का इल्जाम लगाएगा? आप सोचो ना क्या बातें कर रहे हैं, इनके दिमाग में क्या मुझको समझ में नहीं आता। जो आदमी 2014 में वोट दे रहा बीजेपी को, 2017 में दिलवा रहा बीजेपी को, जाट वोट पूरा, मैं आपको बता 85% वोट किसकी वजह से गया? इन्हीं लोगों की वजह से गया। और आज रो रहे हो बैठ के, तुम किसानों को गलत जगह लेकर गए, तुमने किसानों का दिमाग बरगलाया कि मोदी जी आ जाएंगे तो किसानों का भला हो जाएगा। आज रो रहे हो बैठ के। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार राकेश टिकैत जैसे लोग हैं जिन्होंने बरगलाया किसानों को। तो क्या अब क्या धर्म की राजनीति होगी हिंदुस्तान के अंदर? मोदी जी जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, अमित शाह जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, आप यहाँ से नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगवाते हैं, तो क्या अब धर्म के ही नाम पर राजनीति होगी? मैं कल खुद नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाया और फिर लगा रहा हूँ नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्यों लगाया मैं? बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो मुझको इस चीज़ की इजाज़त देता है, वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है। और सुनिए, मोदी जी को श्री राम जी का नारा लगाने की इजाज़त भी संविधान ही देता है, लेकिन फ़र्क समझिए, मैं राम जी के नाम पर किसी का कत्ल नहीं करता, मैं राम जी के नाम को बदनाम नहीं करता, मैं अल्लाह अकबर के नाम पे किसी का कत्ल नहीं करता, मैं किसी से ये नहीं कहता कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम राम जी का नारा ज़बरदस्ती लगाओ। ये फ़र्क है बीजेपी में और मुझ में। मैं अल्लाह अकबर कह के अपने हिंदू भाई को अपने गले से लगाता हूँ। मैं अगर वो मेरे सामने जय श्री राम बोलता है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ, वो उसका राइट है, वो उसका धर्म है, ये देश की खूबसूरती है। यहाँ पर राम को मानने वाले भी हैं, रावण को भी मानने वाले हैं। आप क्या करोगे? लिंचिंग कर दोगे क्या उनकी? नहीं, तो योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि इन हैदराबाद से आए हुए लोगों के और मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये जब बाहर जाते हैं तो शक की निगाह से देखे जाते हैं। जब योगी जी ने बात कही थी, कुछ महीने बाद उनको बात समझ में आ गई कि मैंने किसके बारे में कहा है, क्योंकि जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ओवैसी एक बड़े नेता, समझ गए वो। योगी जी को भी हैदराबाद जाके समझ में आ गया, एक सीट ना हिला पाए योगी जी, कह रहे थे भाग्यनगर कर देंगे, फला कर देंगे, एक सीट जब ना हिली उनसे तो समझ में आ गया उनको कि ओवैसी इस देश का वो ब्रांड है जिनको कोई माइकल लाल खरीद नहीं सकता। भाई मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ तमाम पार्टियों को, हर जगह चैलेंज कर रहा हूँ कि अब की तुम 2022 के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर सरकार बना के दिखा देना तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। बना के दिखा देना, तुम बनाने नहीं देंगे।